दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज फिर विज्ञान के कुछ और ज़रूरी सवालों के साथ आपके साथ मुझे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। फिर एक बार आपसे अपील करूंगा कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियोज़ को आप पूरा देखा करें, अंत तक आप वीडियोज़ में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज के सवालों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज का पहला सवाल है कि रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी न्यूटन की गति का प्रथम नियम। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन की गति के तीसरा नियम पर रॉकेट जो है कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही कार्य करता है। चले इस सवाल में जो बाकी ऑप्शन हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है। ऊर्जा खाली अपने रूप बदलती है। जैसे पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया कि जैसे बिजली का जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। इसी तरह ऊर्जा अपने रूप बदलती है। ऊर्जा खत्म नहीं होती, ना ही ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, और यही ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, पृथ्वी पृथ्वी दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ, जो भी चीज़ हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पृथ्वी इसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। यही न्यूटन की गति का यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और ये गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। इसके बाद न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया, और न्यूटन की गति का तीसरा नियम यही कहता है दोस्तों कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत उसके बराबर की अभिक्रिया होती है। मतलब कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। डेली लाइफ में न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण आपसे जो पूछे जाते हैं, जैसे रॉकेट का आपसे सवाल पूछ लिया कि कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति गोली चलाता है बंदूक में से, तो बंदूक उस गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की तरफ झटका क्यों लगाती है, कौन सा नियम है। तो ये भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। यदि आपको सवाल पूछा जाए कि कोई व्यक्ति नाव में से कूदता है तो वो कूदता आगे की तरफ को है, लेकिन नाव को पीछे की तरफ धक्का क्यों लगाता है, तो ये भी न्यूटन की गति का तीसरा ही नियम है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि जो धनुष चलाने वाला धनुष पीछे खींचता है, तीर आगे चला जाता है, ये भी न्यूटन की गति का तीसरा ही नियम है। दोस्तों अब आपको न्यूटन की गति का पहला नियम आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन की गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको जड़त्व के नियम को ही न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम यही है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी। ऐसा तब तक होगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि ज़मीन पर ये कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ये ज़मीन पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक कोई इसे बाहरी बल लगाकर उठा करके किसी दूसरी जगह तक शिफ्ट ना कर दे। अब आप कहेंगे कि सर यदि कोई बॉल है ज़मीन में से उसको रोल किया जाता है, थोड़ी देर बाद जाने पर वो बॉल रुक जाती है, तो वो आप अभी तो मैंने कहा कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहनी चाहिए, लेकिन ये बॉल तो रुक रही है, तो यहाँ पर ये न्यूटन की गति का पहला नियम कैसे अप्लाई हो गया। तो दोस्तों ये जो बॉल थोड़ी देर बाद रुकती है, इसके ऊपर एक बल लगता है बाहरी, उसको हम कहते हैं घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। तो जो घर्षण बल इसके ऊपर लगता है, इसी के कारण ही ये बॉल रुकती है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है पहले नियम से कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा और गाड़ी एकदम अचानक से चल पड़ती है तो व्यक्ति पीछे की तरफ क्यों गिरता है, ये कौन सा नियम है। या आपसे पूछा गया कि चलती हुई गाड़ी में जब एकदम से ब्रेक अप्लाई की जाती है तो व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है, तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। तो ये न्यूटन की गति के पहले नियम के उदाहरण है। दोस्तों चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि बैरोमीटर का सूचकांक अचानक से नीचे गिरता है तो कौन सा संकेत मिलता है। ऑप्शन ए तूफान, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी साफ मौसम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। यदि बैरोमीटर का सूचकांक अचानक से नीचे गिरता है तो तूफान आने के चांसेस यानी कि तूफान आने के संकेत हमें मिलते हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो दोस्तों, ये बैरोमीटर है और यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हो 28, 29, 30, 31, 32 ऐसे करके इसमें रीडिंग होती है। तो जब बैरोमीटर का ये सूचकांक धीरे से ऊपर जाता है दोस्तों तो मौसम के साफ रहने के चांसेस रहते हैं, मौसम साफ रहता है। धीरे से ये यदि सूचकांक नीचे की तरफ आता है धीरे धीरे तो मौसम खराब होने के चांसेस होते हैं, यानी कि बारिश होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यदि बैरोमीटर का ये जो सूचकांक है दोस्तों अचानक से नीचे गिर जाता है तो तूफान आने के संकेत हमें मिलते हैं।
और ये जो बैरोमीटर है दोस्तों, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र है। ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नीला। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पीला एक प्राइमरी कलर नहीं है, प्राथमिक रंग नहीं है। आप इसे यूं याद रखिए, RBG, रेड ब्लू ग्रीन, ये आपके प्राइमरी कलर है, प्राथमिक रंग है। इन्हीं रंगों को मिला करके सेकेंडरी कलर हमें मिलते हैं। कभी कभी एग्जाम में कलर मिक्सिंग भी पूछी जाती है कि दो कलर, इन दोनों रंगों को यदि मिला दिया जाए तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होता है, या इन दोनों रंगों को मिला दिया जाए, तीनों रंगों को मिला दिया जाए। तो कभी कभी आपको यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन उस हिसाब से कीजिएगा। अगला सवाल है, LPG में मुख्यतः है ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन तथा ब्यूटेन, ऑप्शन सी मीथेन तथा इथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, मीथेन तथा इथेन। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोपेन तथा ब्यूटेन जो है LPG में है दोस्तों। LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और द्रवित पेट्रोलियम गैस हम जो घर में जो खाना बनाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल करते हैं वही LPG होती है दोस्तों। और LPG में मुख्य रूप में प्रोपेन तथा ब्यूटेन पाई जाती है। आपको ये सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है CNG का जो इस्तेमाल हम करते हैं, ये आजकल गाड़ियों में CNG का इस्तेमाल किया जाता है। CNG की फुल फॉर्म होगी दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये CNG की फुल फॉर्म है। अब आपको सवाल पूछा जाए कि CNG में मुख्य रूप में कौन सी गैसेज होती हैं, तो CNG में ध्यान रखिए मुख्य रूप में गैसेज होती हैं मीथेन तथा इथेन। अब आपको दोनों ऑप्शन दिया कि CNG में मुख्य रूप में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। आपका जो जवाब होगा CNG में मुख्य रूप में जो गैस होती है वो होती है मीथेन दोस्तों। ये जो CNG है दोस्तों, यानी कि जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसका इस्तेमाल आजकल गाड़ियों में इसीलिए किया जाता है क्योंकि गाड़ियों से आपको मालूम होगा, गाड़ियों का जो धुआं है उसमें निकलती है गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत जहरीली गैस है, हमारे खून के साथ बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ ही बंध जाती है दोस्तों। इससे आदमी की मौत तक हो सकती है। तो CNG जो है, CNG से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम निकलती है। यानी कि जो पेट्रोलियम हो गया या फिर जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उनके मुताबिक, उनके कंपैरेटिवली CNG से 60 to 70% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है वहाँ से निकलना। तो इसीलिए CNG जो है आज की डेट में हम इस्तेमाल करते हैं। जो CNG है इसको हम वर्तमान का ईंधन कहते हैं। प्रेजेंट फ्यूल जो है CNG है। यदि आपको पूछा है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है भविष्य का ईंधन है। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि LPG, जैसे ये मीथेन हो गया, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारी की सारी गैसेज जो है दोस्तों रंगहीन है, गंधहीन है। इनका कोई रंग नहीं है, इनका कोई गंध नहीं है ना। तो ये कलरलेस एज वेल एज ऑर्डरलेस गैसेज हैं। तो जब दोस्तों घरों में गैस का रिसाव हो जाता है, उसका पता लगाने के लिए उसमें से एक और गैस मिलाई जाती है। उस गैस को हम कहते हैं इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन जो है, इथाइल मरकैप्टन, तो ये गैस जो है ये LPG में मिलाई जाती है ताकि गैस यदि लीक हो, यानी कि सिलेंडर यदि लीक हो तो आपको एकदम से पता लग जाए। तो ये मिलाई जाती है इथाइल मरकैप्टन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है दोस्तों कि कांसा किन धातुओं का मिश्रण है। ऑप्शन ए तांबा तथा जस्ता, ऑप्शन बी तांबा तथा टिन, ऑप्शन सी तांबा जिंक तथा टिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों कांसा, यानी कि जो ब्रॉन्ज है वो मिश्रण है दोस्तों तांबा तथा टिन का, ऑप्शन बी। तो तांबा तथा टिन यानी कि ये इनके रासायनिक सूत्र है दोस्तों, इसका मिश्रण है कांसा। यदि आपसे सवाल पूछा है पीतल यानी कि जो ब्रास किसका मिश्रण है, तो ब्रास जो है तांबा तथा जस्ता यानी कि जिंक का मिश्रण है। अब यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों जो गन मेटल होता है, गन मेटल जिसका प्रयोग जो है हथियार बनाने में, बंदूक बनाने में करते हैं, गन मेटल किन का मिश्रण है, तो गन मेटल इन तीनों का मिश्रण है, तांबा जिंक तथा टिन का मिश्रण है गन मेटल। तो ये सवाल आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण यौगिक और उनके रासायनिक नाम और उनके औद्योगिक नाम, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, जो अल्कोहल होता है यानी कि जो शराब होता है उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है, तो इथाइल अल्कोहल शराब का वैज्ञानिक नाम है और इसका फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो C2H5OH इसका फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा, इसे हम खाने का सोडा कहते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसके अलावा दोस्तों वॉशिंग सोडा, ये इसको हम धोने का सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। शायद मैंने पीछे एक वीडियो में डिस्कस किया था बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, हो सकता है मैंने गलती से वहाँ से वॉशिंग सोडा को कॉस्टिक सोडा भी बता दिया कि वॉशिंग सोडा को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। तो यदि इस तरह की गलती वहाँ पे हो गई है दोस्तों तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप ध्यान रखिए, वॉशिंग सोडा या इसे हम कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा दोस्तों कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला है। नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम है और इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। आप खाली CuSO4 याद रखिए कॉपर सल्फेट का। चौक या फिर मार्बल या फिर मोती का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है चौक का रासायनिक सूत्र है, इसका फॉर्मूला CaCO3। इसके अलावा दोस्तों शुष्क बर्फ़ यानी कि ड्राई आइस, इसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका फॉर्मूला है। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा ये, और इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2। क्या जिप्सम का फॉर्मूला होगा दोस्तों CaSO4.2H2। यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि ये केमिकल फॉर्मूले आपको पूछे जाएं, लेकिन परीक्षाओं में सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि आपको सवाल पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो जिप्सम से ही हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम हॉस्पिटल में जो प्लास्टर वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो ये सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है D2O। और भारी जल जो है दोस्तों ये नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका इस्तेमाल मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। हास्य गैस का फॉर्मूला नाइट्रोजन, वैज्ञानिक नाम है N2, इसका रासायनिक सूत्र है। मार्श गैस, इसको मीथेन के रासायनिक सूत्र है CH4। साधारण नमक, घर में जो नमक होता है साधारण नमक, या जो रॉक साल्ट का भी यदि आपसे रासायनिक नाम और उसका रासायनिक सूत्र पूछा है तो सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है और NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक या फिर चट्टानों में जो नमक होता है यानी कि रॉक साल्ट। चीनी का आपको वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो सुक्रोज इसका वैज्ञानिक नाम है और इसका फॉर्मूला है C12H22O11। क्लोरोफॉर्म का आपको रासायनिक नाम पूछा जाए तो ट्राइक्लोरोमीथेन इसका रासायनिक नाम है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र है CHCl3। तो ये आपको परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक आप ये वीडियो पहुँचाएँ दोस्तों। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेसिकली हमारा चैनल तो नहीं है ये, आपका अपना चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। बाकी आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपके लिए यूँ ही वीडियोस बनाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।